अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर न्याजी। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, जब इक़्तिदार की राहदारियों में कानून की दफात और जंग की घन गरज आमने सामने आ जाएं तो फैसले किसी खतरनाक मोड़ के मोहताज नहीं रहते, बल्कि वो खुद नए रास्ते मुतय्यन करते हैं। वाशिंगटन में आज एक ऐसी ही आईनी जंग का फैसला कुन दिन है जहाँ सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात की 60 रोजा मियाद खत्म हो रही है, मगर व्हाइट हाउस ने वॉर पावर्स एक्ट के पुर्जे उड़ाते हुए ये ऐलान कर दिया कि चूंकि 7 अप्रैल के बाद से कोई गोली नहीं चली, इसलिए जंग खुद ब खुद खत्म हो चुकी है और अब कांग्रेस की मंजूरी की कोई जरूरत बाकी नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चाल है जिसने सेनेट में डेमोक्रेट्स की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। यहाँ तक कि एडविन शेफ की करारदाद भी ट्रंप के बढ़ते हुए कदमों को रोकने में नाकाम रही। इस अंदरूनी सियासी कश्मकश के बीच सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि ये कहकर धचका दिया है कि ईरान ने अभी तक अपने किए की बड़ी कीमत अदा नहीं की। जर्मनी से 5000 फौजियों का अचानक से इनखला और फिर ईरान के साथ लामहदूद मुज़ाकराती सलाहियत का जिक्र ट्रंप की इस गैर मुतवक्के पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे समझना तेहरान की क़यादत के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। ईरान ने अपनी नई मुसविदा तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी, मगर ट्रंप का ये कहना कि ये सोच भी नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी, मुज़ाकराती मेज़ पर मौजूद तनाव को जाहिर करता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत जंगबंदी का खात्मा तस्वर की जाएगी। इस मंजरनामे का सबसे अहम मोड़ प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज है, जिसका मकसद पीर की सुबह से इन जहाज़ों को रास्ता देना है जो इस तनाज़े में फ्रीक नहीं थे मगर वहां फंस कर रह गए थे। ट्रंप का ये कहना है कि इन जहाज़ों में इंसानी ज़रूरत की अशिया और खुराक की कमी है। बज़ाहिर एक इंसानी हमदर्दी का पहलू है, मगर इसके पीछे छुपी सख्त जवाब की वार्निंग ये बताने के लिए काफ़ी है कि व्हाइट हाउस अपनी शराइत पर अमल चाहता है। इस पूरी कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार एक अमन के जजीरे जैसा उभरा है। ईरानी जहाज एमवी तोस्का और उसके 22 रुकनी अमले की पाकिस्तान मुंतकिली और फिर वहां से ईरान वापसी इस एतमाद का मुजर है जो अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का ये बयान कि ये मुस्बत एतमाद साजी है, इस बात की नवीद है कि खामोश सफारतकारी अपने नताइज दे रही है। क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम वाकई फंसे हुए जहाज़ों की आज़ादी का नाम है, ये ईरान के गिर्द घेरा तंग करने का एक नया स्ट्रेटेजिक जाल है? क्या ये मुमकिन है कि बराह रास्त तसादुम भी ना हो और अबनाए हुर्मुज़ बंद रहे? इस कोल्ड वॉर के नताइज क्या होंगे? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दफाई तज्ज़ियाकार रियल एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। एडमिरल साहब, व्हाइट हाउस का ये मौक़िफ़ के 7 अप्रैल के बाद से गोली ना चलने का मतलब जंग का खात्मा है, क्या ये वॉर पावर्स एक्ट की रूह को चिकनाचूर करने के मुतरादिफ नहीं? क्या बैनुल-अक़वामी कानून में जंग बंदी को जंग का खात्मा तस्वर किया जा सकता है, या आपके ख्याल में ट्रंप सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस जिससे इजाजत लेना जरूरी था उसको बेवकूफ बना रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बेसिकली तो ये परसेप्शन है कि किस तरह से आप इस चीज को देख रहे हैं। आलमी कवानीन के मुताबिक सीज फायर तो मुकम्मल जंग बंदी में नहीं आती है, ये टेम्पररी सीज फायर है, बाकायदा कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है। तो टेम्पररी सीज फायर और परमानेंट सीज फायर दोनों में फर्क होता है। अगर ट्रंप साहब अपनी कांग्रेस को ये कहते हैं कि जी ये परमानेंट सीज फायर है, इसका मतलब है कि उनकी जो नीयत है या उनकी जो इंटेंशन है वो ये है कि वो दोबारा जंग शुरू नहीं करना चाहते। इसके मुतरादिफ अगर आप देखिए तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि सेंटकॉम कमांडर ने और जो उनके जनरल डेन हैं, इन दोनों ने मिलकर ट्रंप साहब को कई घंटे तक ये भी बताया है कि उनके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं ईरान पे अटैक करने के। अगर ट्रंप साहब ये समझते हैं कि वो ईरान पे अटैक करेंगे और ईरान आगे से जवाब नहीं देगा और ये एक तरफा कैंपेन होगी जिसको जंग का नाम नहीं दिया जा सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वो ये कह सकते हैं कि जी जंग खत्म हो चुकी है और अभी तो हम ये एक सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं या ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंस बेस्ड टाइप के हैं। लेकिन आपको पता है कि ईरान ने तो ये कहा अगर मेरे ऊपर जारियत हुई तो मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। तो अगर ईरान जवाब देता है तो फिर तो जाहिर बात है कि सीज फायर खत्म हो जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल है आई वॉश टाइप की चीज है जो कि वो अपनी कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं और कांग्रेस को भी पता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने कांग्रेस को ये यकीन दहानी करा दी है
कि ये जंग बंदी हो गई, जिसका ये मतलब है कि शायद ये अब दोबारा के मिलिट्री कैंपेन ना करें। बिल्कुल सही। सर, अमरीकी वजीरे जंग का ये बयान कि 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी है, क्या ये मुस्तकबिल में अमरीकी सदूर के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बन जाएगा कि वो किसी भी मुल्क के खिलाफ 59 डेज जंग लड़े, एक दिन का वक्फा दें और फिर नए सिरे से आप कह लें कि जी टाइम शुरू हो गया है, क्लॉक शुरू कर दें? ये कितना खतरनाक प्रेसिडेंट है? मेरे ख्याल है ये इनके लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जो इससे पहले आप देखें कि वेनेजुएला का इन्होंने ऑपरेशन किया था, तो उसमें उन्होंने मदुरो साहब को और उनकी बेगम को अगवा कर लिया बड़े स्विफ्टली। तो उससे इनको ये गलतफहमी पैदा हुई कि ये किसी भी मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और जब इस जंग की प्लानिंग हो रही थी तो अमेरिकन का ये ख्याल था कि हम मैक्सिमम 4 दिन की कैंपेन करेंगे और उसमें अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, जबकि इजरायली उनको समझा रहे थे कि कम से कम 2 हफ्ते चाहिए होंगे। तो अगर ये 59 डेज का एक ब्रैकेट रखते हैं किसी भी मुल्क के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ईरान में इनके साथ हुआ है उसको अगर ये एक प्रेसिडेंट के तौर पे लेंगे तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस सामने आएगा, क्योंकि इनके अहदाफ तो इनको नहीं मिले। और आज अगर अमेरिका एग्रीमेंट करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी मुल्कों से कह रहा है कि ईरान को मजबूर करें मेरे साथ एग्रीमेंट करने पे, तो ये अमेरिका की कमजोरी है कि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। जंग से उसको निकलना है हर सूरत, फेस सेविंग भी उसको चाहिए। तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार मुझे अमेरिकी हुकूमत नजर आती है और मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा कभी वो इस चीज को यूज कर पाएंगे। राइट। और प्रोजेक्ट फ्रीडम को इंसानी हमदर्दी का लिबादा पहनाया गया है, जिसमें ये बात भी की गई है कि वो जहाज जिनके इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है उनको निकाला जाएगा। मगर एक नेवल ऑफिसर की नज़र में क्या अबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास तरीन चौक पॉइंट में अमरीकी बहरिया का ये ऑपरेशन दरअसल ईरान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने और उसे इश्तियाल दिलाने की एक सोची समझी कोशिश नहीं है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ईरान की मर्जी के बगैर ये लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकते और वहां पे किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा था कि हमारे माइन स्वीपर्स माइन क्लियरेंस ऑपरेशंस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और हमारी नेवी छोटी कश्तियों को भी टारगेट करेगी जो कि माइन ले कर सकती हैं। लेकिन ये दोनों सूरत हाल हमें नजर नहीं आई, ना किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने इसको कंफर्म किया और ना किसी रडार पिक्चर पे ये हमें नजर आई है। तो अभी भी अगर ये कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाके जहाजों को गाइड करेंगे और वहां से उनको प्रोटेक्ट करके निकालेंगे, मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान की मर्जी के बगैर वो ये काम नहीं कर सकते। अगर वो जाएंगे और ईरान ने ऐलान किया हुआ है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो यकीनन इन पे अटैक करेगा। और बड़े जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक होना छोटी बोट्स के हाथ मेरा ख्याल है बहुत आसान काम। सर, ट्रंप की जानिब से पीर यानी आज मगर अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह से बहरी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से निकालना शुरू किया जाएगा। ईरान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि ये मुदाखलत है और जंग बंदी के खिलाफ तसव्वुर होगा। तो क्या ईरान के पास माइंस या एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के अलावा कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो बराह रास्त जंग छिड़े भी ना और उसके बगैर ऑपरेशन को भी रोक सके? मेरा ख्याल है उनका ये कह देना कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किए बैठे हैं और हमारी मर्जी के बगैर इसमें कोई नहीं आएगा, ये इस बात का सबूत है कि उनकी वहां पर स्ट्रेंथ काफी अच्छी मजबूत मौजूद है। आप देख लीजिए कि जंग के पहले दिन से उन्होंने ऐलान किया हुआ है, दुनिया ने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग्स भी दी हैं, अमेरिका ने बॉम्बिंग भी की है, हर तरह की स्टेटमेंट दी है, पोस्चरिंग की है, उसके बावजूद वो कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ईरान से नहीं ले सके। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ईरान काफी मजबूत पोजीशन में वहां मौजूद है और अगर अमेरिकन किसी किस्म की मुदाखलत करेंगे तो उसका उनको जवाब मिलेगा। ना सिर्फ ये कि उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास माइंस हैं, उनके पास सबमरीन्स हैं छोटी जो कि कम डेप्थ में ऑपरेट कर सकती हैं, बल्कि उनके पास स्पीड बोट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं और वो अटैक कर सकती हैं। रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, केमिकेज़े बोट्स हैं जो कि सुसाइडल मिशंस करती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और मेरा ख्याल है कि ईरान से अगर ये सारी चीजें आप ले भी लें तो इवन फिशिंग बोट्स पे बैठ के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और सर, ये जो एक इंतहाई दोस्ताना अबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी को ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंतहाई दोस्ताना है, बहरी तारीख में क्या कभी फ्रेंडली ब्लॉकेट जैसी कोई इस्तेलाह रही है
और दूसरा, ट्रंप ने कहा कि ये उन ममालिक के जहाज हैं जिन्होंने गलत काम नहीं किया। दिफाई नुक्ते नज़र से क्या ये स्क्रीनिंग का अमल दरअसल समंदरों में एक नया फिल्टर लगाने की कोशिश है कि कौन सा मुल्क अमेरिका का दोस्त है और कौन सा ईरान का हमदर्द, और फिर उसके अकॉर्डिंगली इजाज़त दी जाएगी, एक नया फिल्टर नकब किया जाए वहाँ पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई बात है। ब्लॉकेट जब भी लगाया जाता है, आप अपने दुश्मन को इकोनॉमिकली पनिश करने के लिए लगाते हैं। अब उसमें आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप सारे जहाज़ों को रोक दें या कुछ जहाज़ों को छोड़ दें, या सिर्फ उस मुल्क के जहाज़ रोक दें जिसके खिलाफ आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, या आप उसके हलीफों के खिलाफ हलीफों के जहाज़ रोक दें, बाकियों के छोड़ दें। ये ब्लॉकेट लगाने वाले की ताकत और नीयत, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर अमेरिका आज इस किस्म की बातें कर रहा है तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है या नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये तारीख में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं और आगे भी आपको नजर आएंगी। बिल्कुल। और ये जो MV तोस्का जहाज के 22 अरकान की पाकिस्तान मुंतकली और फिर ईरान हवालगी, क्या ये महज एक जहाज का मामला है या अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे बफर जोन के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है जहां दोनों फ्रीक अपनी अपनी ईगोज को डैमेज किए बगैर बातचीत कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है और वहां पे पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो ईरान के अफेयर्स को डील करती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान का है। अच्छा, ईरान के अंदर स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है जो कि अमेरिका के अफेयर्स को डील करती है, और अभी वो एम्बेसी कुछ दिन हुए दोबारा खुली है। तो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्योंकि दोनों ममालिक के नहीं है, तो जाहिर बात है कि जिन ममालिक के थ्रू इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उन्हीं को यूज किया जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है। दोनों ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं, इसीलिए दोनों पाकिस्तान के थ्रू बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक लॉजिकल चीज है। तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, हम इस खत्ते में हैं जहां पे ये सारी कार्रवाई हुई है, और हम ईरान के भी नेबरहुड में हैं, उसके भी हम नेबर हैं। तो जाहिर बात है कि ये शॉर्टेस्ट रूट है उनके लोगों को ईरान तक पहुंचाने का। तो मेरा ख्याल है ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान प्रेफर्ड मुल्क था जिसके तहत उन्होंने ये काम किया। राइट। और वैसे भी ईरानी क़यादत के बारे में ट्रंप साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनमें इत्तेहाद नहीं है। आपके ख्याल में क्या ये ईरान के अंदरूनी हालात की दुरुस्त अक्कासी है, या ये महज एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि ईरानी अवाम और फौज के मोराल को गिराया जा सके? क्योंकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब मुसलसल ये भी साथ कह रहे हैं कि ईरान ने अब तक बड़ी कीमत अदा नहीं की। तो क्या ये भी एक एक्सेप्टेंस है कि अब तक की पाबंदियां और हमले नाकाम रहे हैं और अब कोई बड़ी फौजी कार्रवाई ज़ेरे गौर है? देखिए, फौजी कार्रवाई तो इससे ज्यादा हो नहीं सकती जो उन्होंने किया है कि स्कूल की बच्चियों को, हॉस्पिटल्स को, रिहायशी इलाकों को तबाह किया है और बेदरेक बॉम्बिंग की है, कारपेट बॉम्बिंग की है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तबाही और क्या हो सकती है। जहां तक ये इख्तिलाफ की बात करते हैं वो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। ईरान में एक बड़ा यूनिक गवर्नेंस सिस्टम है, वहां पे एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है और एक पॉलिटिकल सिस्टम है। दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों में इख्तिलाफात होते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होते हैं, किसी और मुल्क में भी होते हैं, अपोजिशन में और गवर्नमेंट में। तो इस तरह वहां पे दोनों सिस्टम्स में भी होते हैं इख्तिलाफात, लेकिन जब एक डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर सब उसकी डिसीजन के पीछे खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों सिस्टम्स में जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका अपर हैंड रहता है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जरूर अपनी सिफारिशात पेश करता है, अगर उसकी सिफारिशात में दम होता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर नहीं होता तो फिर जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम है उसकी तरफ से जो सिफारिशात या अहकामात होते हैं उनको मान लिया जाता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम लीडर करते हैं, दोनों तरफ की सुन के, और फिर जब फाइनल डिसीजन मिल जाता है तो फिर दोनों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ईरान ने पहले कुछ 5 साल की एक बात की कि जी 5 साल तक हम यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, तो बाद में जब घर वापस गए ईरान तो वहां लोगों ने लान तान की कि जी आपने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता ईरान में। ईरान में जो भी डिसीजन किया जाता है वो सोच समझ के दोनों सिस्टम्स करते हैं, लेकिन जो एक डिसीजन हो जाता है उस पर सबकी बैकिंग। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन। ईरान की जानिब से भी मुसलसल बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। ईरान ने कहा कि फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सफारतकारी चुनता है या फिर तसादुम। क्या ईरान की तरफ से पाकिस्तान के जरिए दी गई नई मुसविदा तजवीज़ तेहरान का आखिरी सफारती कार्ड है जिसके नाकाम होने की सूरत में हम खलीज में धुआं उठता दोबारा देख सकते हैं? मेरा ख्याल है ये आगाज है।
आगाज इस तरह से मैं कहता हूं कि वो राइट। बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं। अमरीकी अभी तक बातचीत ही नहीं कर रहे थे, ईरान से डिक्टेशन कर रहे थे। और ईरानियों ने ये कहा है कि अगर आपने बातचीत करनी है तो आप चीजों को डीलिंक करें और एक 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 करके बातचीत करें। पहले जंगबंदी करें, फिर उसके बाद ये जो ब्लॉकेट लगा हुआ है दोनों तरफ से, इसको उठाया जाए और फिर न्यूक्लियर इशू पे बात की जाए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा प्रैक्टिकल मामला है जो कि वो लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अमरीकी भी इस पे गौर करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। रॉयल एडमिरल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, कलम और माइक की हुर्मत का तकाजा है कि आज हम इस ज़राई मुल्क के उन बेटों की आवाज़ बने जिनकी मेहनत से मुल्क का पेट भरता है, लेकिन जिनका अपना घराना भूख और कर्ज की सूली पर लटका हुआ है। सरकारी खबरनामों और इश्तिहारी मुहिमात में तो सब अच्छा दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं, बारदाना तकसीम हो रहा है और महंगाई काबू में है। मगर सच ये है कि पंजाब का किसान आज अपनी बका की जंग लड़ रहा है। 1,62,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने वाला किसान हुकूमत की ताखीरी हरबों और IMF के दबाव के बायस औने पौने दामों अपनी फसल बेचने पर मजबूर हो चुका है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की, लेकिन मार्केट में आड़ती और फ्लोर मिल्स मालकान ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे 2800 से 3000 रुपए में लूट लिया। किसान जिसने गंदम की फसल से बेटी की शादी और घर की तामीर के ख्वाब जोड़ रखे थे, आज अपना उधार चुकाने के लिए अपनी साल भर की कमाई लुटाने पर मजबूर है। अलमिया देखिए कि पंजाब की मजमूई पैदावार का सिर्फ 13 से 14% खरीदने का हदफ रखा गया, जिसने बकिया किसानों की भेड़ियों के सामने डाल दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने 10 निजी कंपनियों को रजिस्टर्ड करके एक नई मोनोपोली कायम कर दी है। इन कंपनियों को फिक्स मुनाफे की गारंटी दी गई, सरकारी गोदाम दिए गए और कीमत की कमी का तमाम रिस्क हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया। अब जब किसान लुट चुका है तो हुकूमत आड़तियों के गिर्द घेरा तंग करने का नाटक कर रही है। उधर गन्ने के काश्तकार का हाल इससे भी बदतर है। 600 रुपए मन का मुतालबा करने वाले किसान को ताकतवर शुगर मिल्स माफिया 500 रुपए देने को भी तैयार नहीं। किसानों के अरबों रुपए वाजिबुल अदा है। अदायगियों में साल भर की ताखीर ने किसान की कमर तोड़ दी है। क्या हुक्मरान ये भूल गए हैं कि अगर किसान का पहिया रुका तो मुल्क का पहिया भी रुक जाएगा? जब किसान को अपनी फसल की कीमत लागत से भी कम मिल रही हो तो वो खरीफ के सीजन में धान और दीगर फसलें कैसे काश्त करेगा? खाद, बीज, डीजल और ज़राई अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल 400 रुपए से ज़ायद की बुलंद तरीन सतह पर है, मगर किसान को मिलने वाला मुआवजा 2020 की सतह से भी नीचे गिर रहा है। सूबा पंजाब इस वक्त एक संगीन ग़ज़ाई बहरान की लपेट में है और ख़तरे की घंटी बज चुकी है। एक तरफ किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर था और अब दूसरी तरफ व्यापारियों ने महकमा खुराक के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करके पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया है। फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी हुई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले चंद दिनों में ही आटे की किल्लत और कीमतों में मजीद होशरबा इजाफा आवाम का मुकद्दर बनेगा। क्या ये बहरान सिर्फ इंतजामी नाअहली है या इसके पीछे वो फरसूदा पॉलिसियां हैं जिन्होंने किसान को व्यापारी और व्यापारी को हुकूमत के सामने ला खड़ा किया है? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। बुखारी साहब, सबसे पहले सीधा सवाल, मीडिया और हुकूमती इश्तिहारात में किसान कार्ड, सस्ते ट्रैक्टर्स और खुशहाली का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन आपके पास पंजाब भर से जो इतलात पहुंच रही हैं, क्या वो इस सरकारी तस्वीर से मेल खाती हैं या हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शिदिया, बहुत शुक्रिया आपका और सुनो टीवी का। आप हमेशा ही हमारी किसानों की सुनते हैं। गुजारिश ये है कि बिल्कुल बरक्स है। आपने जो अपने इंट्रो के अंदर कहा है, आपने वो तमाम जो दुख हैं, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, वो आपने बयान की हैं। गुजारिश ये है कि एक तरफ जो आपने कहा कि इश्तिहारी जो मुहिम, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इश्तिहारी हुकूमतें हैं हमारी, इनको किसी चीज का एहसास नहीं है। इनकी पॉलिसियां कोई पॉलिसियां नहीं है। पॉलिसियां इस तरह नहीं बनाई जाती कि गंदम निकल चुकी और अब आके आपने वो कंपनियां आपने अभी एंट्रो में जिक्र किया, 10 कंपनियां, वो भी मौजूद नहीं है मैदान में। आज मेरे जिले के रहीम यार खान के अंदर सिर्फ एक कंपनी ने स्टार्ट किया, वो भी अभी स्टार्ट किया, और वो कंपनी 4 किलो
किसान से कटौती कर रही है। मैं हैरान हूं कि ये कहते थे कि जो खुराक का महकमा है वो बड़ी लूटमार करता है। मुझे बताएं कि हमें आपने आके भेड़ियों के आगे जो है वो मिर्च मसाला लगा के किसान को फेंक दिया। आज सूरत हाल ये है कि जब इन्होंने ये एक प्रोग्राम दिया कि जी 35 कंपनियां होंगी, वो ख्वाब दिखाए 6 अरब का जो बारदाना होगा, किसको मिला है? मुझे बताएं कि जब जनूबी पंजाब के अंदर तो गंदम कब की निकल चुकी, आज जो है ये कंपनी को ला के तो गंदम कहां से मिलेगी? आज सूरत हाल शिजिया ये है कि जगह जगह पे पीरा फोर्स, जगह जगह पे इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट वो किसानों की ट्रालियों को रोक रहा है। अब मुझे बताएं कि मैं कहता हूं मेरी फसल मेरी मर्जी, और मुझे ये भी हक हासिल नहीं है कि मैं जिस फसल को अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, अपना पैसा खर्च करके मैं वो काश्त करता हूं और उसे बर्दाश्त करता हूं, तो फिर मैं उसे अपनी मर्जी से बेच भी सकूं। जब मोहतरमा ने ये बात कही कि ये डीरेगुलेट कर दिया हमने, तो फिर आप उसके ऊपर अमल कीजिए ना। आज आपने वो कंपनियों को बिठा दिया। हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम अपने जो है वो फसल अपनी मर्जी से बेचें। अगर कोई खरीद करता है, मेरी देखे 3500 रुपए इन्होंने कह दिया, और 3500 रुपए पे उन कंपनियों ने नहीं खरीद किया। पहले इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को, फिर इन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को, फिर इन्होंने कहा 15 और फिर 22 अप्रैल को कि जी हम जो है वो रजिस्ट्रेशन आप कराएं, फिर उसके बाद आपको बारदाना मिलेगा। ना किसी की रजिस्ट्रेशन हुई, मैं नहीं समझता, ना किसी को बारदाना मिला, और इस वक्त कंपनियां आ गई, जबकि जनूबी पंजाब के अंदर तो दाना निकल चुका, और दाना रुकता नहीं है। जब वो खेत से निकलता है उसको पर लग जाते हैं। तो वहां ये पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई है। यानी कि बुखारी साहब, यानी कि हुकूमत ने 3500 रुपए रेट मुकर्रर किया, लेकिन किसान 2800 रुपए पर अपनी फसल उठाने पर मजबूर है, राइट? ये बताइए, आपकी फाउंडेशन के पास क्या एदाद शुमार हैं कि उस 700 रुपए फी मन के फर्क से पंजाब के किसानों की मजमूई तौर पर कितने अरब रुपए का टीका लग चुका है? अगर आप ये हम देखते हैं फर्क, तो देखिए मैं आपको बताऊं, गुजारिश ये है कि हमें तो ये 3500 रेट भी जो है वो काबिले कबूल नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपने 4 साल पहले हुकूमत हमें 3900 रुपए दे रही थी। आज वो जो दावेदार थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाएंगे, 2022 के अंदर मुझे याद है उस वक्त डीएपी की जो कीमत थी वो 8000 और 9000 थी। शिजिया, आज वो डीएपी खाद जो फसल की पैदावार बढ़ाने में मुआवन साबित होती है वो 15,000 रुपए की है। उस वक्त जो है वो यूरिया जो है वो मुझे 1600 और 1800 में मिल रही थी। हम ये समझते हैं कि हमें रेट सही मिलना चाहिए। अच्छा, जब आगाज हो गया और हुकूमत मैदान में थी नहीं, हुकूमत जिन कंपनियों को लेके आई वो उनमें से कुछ डिफॉल्ट थी बैंकों की, बैंकों ने उनको कर्जा देने से इनकार कर दिया, कुछ के साथ जो है वो मामला तय ना हुए। हुकूमत जो है वो कंपनियों को लाने में पूरी तरह नाकाम हो गई। अच्छा, आज आप मुझे बताएं, यहाँ पे 6 सेंटर बनाए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, रहीम यार खान के अंदर एक सेंटर पे। अब कल मुझे रोते हुए किसान का आया, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी है, अगर आप वो चला सके अपने प्रोग्राम में, कि 4 किलो 50 किलो के पीछे 4 किलो जो है वो कटौती कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है वो सेंटर है इकबालाबाद का, वहां पे ट्रॉली पकड़ी अपना फूड डिपार्टमेंट ने और पीरा वालों ने, बाकायदा उन्होंने अपने उस पे वो लगाया सोशल मीडिया पे, और उस ट्रॉली वाले को कहा, काश्तकार को, कि तुम ये ट्रॉली लेके जाओ 100 किलोमीटर आगे जो अपना जहां पे वो कंपनी खरीद कर रही है, लियाकतपुर तहसील तकरीबन वो बनती है। अब वो बताएं कि उसको कहां से 3500 रुपए मिलेगा? इतना बड़ा जुल्म भी होता है क्या? ये मोहतरमा वज़ीर आला साहबा के नोटिस के अंदर है कि किसानों के साथ ये हशर बर्पा किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे लगा के, सड़कों के ऊपर नाके लगा के? क्या ये
खुली डकैती नहीं है। क्या ये जो है, मुझे बताएं कि ये कौन सा तरीका है, हुकूमती तरीका है कि आप जो इस तरह से खत्म जो है वो कंपनियों को छीना झपटी करके आप लेके दें। कंपनियों ने अगर लेनी थी तो ये बर वक्त आते, 1 अप्रैल को आते, उस वक्त गंदम ऑफर थी और उस वक्त जिस तरह आपने कहा 250, 250, 3000 के अंदर गंदम जो है वो किसान देने पे मजबूर था क्योंकि हुकूमत मैदान में नहीं थी और जो प्राइवेट सेक्टर था वो लेते। आज अगर रेट अब इस वक्त जब गंदम नहीं रही तो 3700 रुपए का जो है वो पहुंच गया और अब हुकूमत कह रही है, देखिए ये नाकस पॉलिसी है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा अपने में, नाकस पॉलिसी भी है और इनकी मैं तो समझता हूं कि ना तजुर्बाकारी की इंतहा देखें कि आपने कैसे ये जो है ये सोच लिया कि आप गंदम मैदान में खरीद नहीं कर रहे और आप ये सोच रहे हैं कि जी हम जो अपना हदफ पूरा करेंगे और फिर आप उनको देके मराद क्या दे रहे हैं। 70% जो उसका इंटरेस्ट है वो हुकूमत पंजाब भरेगी, उनको 6 अरब का वो जो बारदाना है वो उनको। मुझे बताएं कि मैंने उस बारदाने को क्या करना है। आप पहले भी ऐसे होता था कि फूड डिपार्टमेंट जो है वो हमसे कॉल डिपॉजिट लेता था और हमें वो बारदाना दे देता था, हम उसके अंदर दाने डालते थे और वो हम सेंटर के ऊपर पहुंचा देते थे। और अब भी इसी तरह से इन्होंने जो है वो प्रोग्राम बनाया, लेकिन इनका प्रोग्राम और दूसरा निजी कंपनियों की ये भी तो एक मोनोपोली हुई ना। आपने ये जो निजी कंपनियां, हुकूमत पंजाब को अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि निजी कंपनियों की अगर बात की जाए तो ये मोनोपोली हुई ना। कहा ये जा रहा है इस ज़राअत को लॉटरी के जरिए चलाया जा रहा है जी, इस ज़राअत को आप ये देखें पूरा अंदाजियों के जरिए चलाया जा रहा है। इस ज़राअत को जो कि एक छोटा काश्तकार 99% जो है वो 1 एकड़ से 12.5 एकड़ का काश्तकार है, वो छोटा किसान है, उसके पास पैसा नहीं है। और अब आप देखिए कि जो आप ने कहा कि 1,62,00,000 एकड़ के ऊपर पंजाब में गंदम हुई, लेकिन उसकी पैदावार कम आ रही है। पहले इन्होंने ढोल बजाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे वज़ीर ज़राअत ने भी की। हमने उस वक्त कहा कि ये गंदम जो है इसका हदफ पूरा नहीं होगा और आप देख लीजिएगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि ये इन कंपनियों का, बुखारी साहब मेरी बात भी सुनिए कि मैं ये कह रही हूँ कि जो हुकूमत ने 10 कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं और इन्हें सरकारी गोदाम दिए हैं, इनका मुनाफा फिक्स किया और कीमत के रिस्क की गारंटी भी खुद दी है, तो डोंट यू थिंक ये वैसे भी ये किसान का पैसा चंद सरमायादारों की जेब में मुंतकिल करने का तो ये एक तरह से खुला मंसूबा हुआ ना। ये तो एक मोनोपोली क्रिएट करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही अर्ज किया कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको लाया जा रहा है, जिनका कोई ना ज़राअत से ताल्लुक है ना कुछ लेना देना है। ये एक नया मॉडल लाया गया है, ये इंडिया के अंदर ये मॉडल जो चलाने की कोशिश की गई है, जो कि नाकाम हो चुका था। बात ये है कि अगर आप ये चाहते तो आप किसान को कुछ भी ना दें, ना किसान कार्ड दें, ना आप ट्रैक्टर स्कीम दें, ना आप कोई सुपर सीडर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि भिखारी मत बनाइए किसान को, भिखारी मत बनाइए कौम को। आप कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे आप 400 की लंबी लाइनें लगा के आप वो जो खवातीन वहां खड़ी होती हैं, उनके मर्द वहां बैठे हैं, ना कोई काम करते हैं ना काज करते हैं, और वो उनको बैठे बैठाए आप पैसा दे देते हैं। वो आप कोई स्किल पे खर्च करें, कोई आप इंडस्ट्री छोटी लगाएं। मतलब यहाँ पे कोई सोच है ही नहीं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठा है, वो इनको घर के देता है कि आटे की थैले पे अपनी तस्वीर इनकी चस्पा करता है। इनको होश नहीं रहती, इश्तिहारात दे के जो सियासतदान होते हैं उनको पागल बनाते हैं। मुझे बताए ना कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। कभी वो जो मैं मोहतरमा से कहता हूं कि कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो और कभी तो पूछो कि तुम्हारी बस्ती में हम गरीबों का हाल शोगवार सा क्यों है। नाजरीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। बुखारी साहब, खाद और अद्वियात की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। जब लागत 3500 रुपए से तजावज कर चुकी हो और किसान को 2800 रुपए मिले, तो क्या आपको खदशा है कि आने वाले खरीफ सीजन में किसान धान या दीगर फसलें काश्त करने के काबिल भी नहीं रहेगा, या फिर हम एक बहुत बड़े फूड सिक्योरिटी बुरहान की जानिब जा रहे हैं? मेरी बात ये है कि ऐसे ही देखें, जब उसके पास पैसा नहीं होगा
अभी गंदम आपकी वो पैदावार नहीं आ रही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। गंदम कम होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। और इस वक्त जो है वो इनको ये मारधार करके कितनी गंदम लेंगे। अब अंदाजा लगाएं ये कौन सा जो है नया तरीका जो इजाद हुआ है कि आप भेज के लोगों के सड़कों के ऊपर, अच्छा जिनके पास परमिट मौजूद है, जिनके पास जो है वो इजाजतनामा मौजूद है, उनको भी रोका जा रहा है और उससे सूबों में नफरत पैदा हो रही है। मैं आज एक इश्तिहार सोशल मीडिया पे देख रहा था खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, या जो सिंध के हमारे जो हैं लोग, वो ये गिला करते हैं कि पंजाब फूड बास्केट है, पंजाब पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, भेजता है। जब आप रोकेंगे यहाँ पे तो दूसरे सूबों को, वो भी हमारे पाकिस्तानी है। हम समझते हैं कि आपकी ये पॉलिसी नाकाम हुई है और बुरी तरह नाकाम हुई है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक ही राग अलाप रही है और किसान को जब तक उसकी कीमत आप नहीं देंगे फसलों की, अच्छा क्रेडिट हुकूमत ले लेती है कि सब्जियां अगर सस्ती हैं तो उसका क्रेडिट जो है वो फटाफट ले लेती है। भाई आपका क्या उसमें अमल दखल। तो एक तरह से तो ये तो चले हो गया गंदम के हालात हैं बुखारी साहब। गन्ने की काश्तकारों का जिक्र करें तो वहां भी सूरत हाल इससे भी अबतर है। शुगर मिल्स मालकान जो खुद इक्तदार के ऐवानों में बैठे हैं, वो किसानों के अरबों रुपए दबा कर बैठे हैं। क्या ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन ने उनकी पेमेंट रिकवरी के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने का सोचा है, कोई प्लान कि किस तरह से होगा रिकवर? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने आज अपने जो केन कमिश्नर हैं उनको फोन किया। अब मसला ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो ये भी तकलीफ नहीं करते कि वो किसी की बात सुन ले। मैंने आज फोन किया कि मैं उनको बताऊं, यहाँ के हालात बताऊं कि ये यहाँ पे चल रहा है, ये मारधार चल रही है, किसानों से जबरदस्ती गंदम छीनी जा रही है। और गन्ने का तो आपने याद करा के मेरे जख्मों को जो है वो हरा कर दिया। आप ये देखें कि जो गन्ना है, आपने तो इंट्रो में कहा 500, मैं कहता हूं कि 300 रुपए और 350 रुपए एवरेज बनेगी कि किसान से गन्ना छीना गया और फिर उसकी हर ट्राली में से वैरायटी नॉन वैरायटी के नाम पे 100 मन तक की कटौती हुई। और जो कि हमने हुकाम बाला को बताया, आप ये कह रही हैं कि हम क्या जो हमसे बन पड़ती है हम आपके मीडिया के तवज्जुह से भी करते हैं, और उसके बाद फिर पेमेंट्स जो है वो हमारे जिले में भी 1 मिल 2 मिल ऐसी है जिन्होंने अभी किसानों का देना है। पंजाब के अंदर बहुत सी मिल है। आपके यहाँ पर पंजाब में यकीन करें कि लोग रो के फोन करते हैं, और हम आगे जो है केंद्र कमिश्नर साहब को या जो हमारे डायरेक्टर फूड है अमजद हफीज साहब को जो है वो गुजारिश करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है। मैं समझता हूं कि वो कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। जबकि एक कानून बना था, मैं आपको बताऊं कि 2021 के अंदर, मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जो हुकूमत थी उसने एक कानून पास किया था कि 15 दिन के अंदर जो गन्ने की पेमेंट नहीं करेगा उसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज होगी, मालिक के ऊपर दर्ज होगी, और जो 15 दिन से ऊपर पेमेंट नहीं करेगा उसको जो है वो इंटरेस्ट। और ये कानून अभी भी मौजूद है, कानून मौजूद है इस वक्त, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन जुल्म ये है कि ईवानों के अंदर वही लोग बैठे हैं, ईवानों के अंदर वही लोग बैठे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते, उनको कोई शर्म नहीं आती। अब वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियां लेते हैं, अपने लिए जहाज लेते हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर इस गरीब किसान की अश्कोई नहीं करोगे तो फिर आप देखें कि बिल्कुल कानून बनाना काफी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा जरूरी है। बुखारी साहब, पंजाब में जमीन के रिपोर्ट जारी की है, बिल्कुल सही, और उसने बताया कि 10 ममालिक जो है वो ग़िज़ाई बहरान का शिकार हो सकता है। उसमें अफगानिस्तान भी है, नाइजीरिया भी है, उसमें शाम भी है। संगीन, आप यहाँ से अंदाजा बिल्कुल संगीन हालात है किसान के। कि आज जो ग्रोथ है वो माइनस पे चलेगी। पिछले साल -13.49 थी। तो ये कैसी पॉलिसी है कि भाई जिससे ज़राअत जो है वो नीचे को जा रही है और हुकूमत अपना राग अलाप रही है।
कि ऑल गुड का वो बता रही है। सर, पंजाब में ज़मीन के यूनिट्स मुसलसल छोटे हो रहे हैं, औसतन 5 एकड़। ऐसे में किसान का जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। क्या आप समझते हैं कि जब तक हुकूमत कॉर्पोरेट फार्मिंग या किसानों को कंपनियों की तरह मुत्तहिद नहीं करेगी, ये छोटा किसान इसी तरह रुसवा होता रहेगा? और क्या हुकूमती हलकों से आप लोगों ने इस हवाले से कोई राब्ता किया है? देखिए, हमने शिजिया बात ये है, वही मैं कहता हूँ ना कि इसीलिए मैंने वो शेर सुनाया आपको कि ये हमसे कब पूछते नहीं है। मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी पूछा कि जी आपसे कोई राब्ता किया है? अब ये जो अपना खेत, अपना रोजगार, नो डाउट देखने में बहुत आला, बहुत प्यारा जनाब ये प्रोग्राम है, लेकिन बेनतीजा होगा। आज इससे बेहतर है कि वो जमीन आप फरोख्त कर दें। मैं आपको आज ये मशवरा दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप जो बेजमीन काश्तकार हैं उनको आप लीज पे मत दीजिए, आप उनको उनकी मिल्कियत बनाइए, आप उनसे पैसे लीजिए, उसकी आप एक जो है कीमत का तायुन कीजिए, आप उसको 20 सालों में आप तकसीम कर दीजिए और हर साल वो अपनी किस्त जो है वो अदा करे, ताकि वो जुड़ के मेहनत करेगा। और दूसरा ये है कि ये अभी एक सियासी बयानियां ही हैं। मैं कहता हूं कि पानी की इतनी कमी है, पानी हमारे पास पहले नहीं है, जो कल्टीवेटेड एरिया है, जो हमारे पास जमीनें हैं, वो उसके ऊपर जो है हमें पानी की कमी का हम शिकार है। आपके यूनिट इतना महंगा है, आप मुझे बताएं कि इंडिया के अंदर 10 घंटे बिजली फ्री है एग्रीकल्चर की, और उनका जो यूनिट है वो भी नॉमिनल है 1-2 रुपए में, और यहाँ पे जो है वो हम 40 से 60 रुपए तक हम बिल्कुल बिजली भी महंगी है। कहाँ से पानी आएगा? पहले भी एक एग्रेरियन को इन्होंने 12-12 एकड़ दिए थे, मुझे याद है। तो ये सिर्फ एक नामो नमूस और उसके लिए ये ऐलानात किए जाते हैं, अदरवाइज उसका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा ज़राअत के ऊपर। ज़राअत के ऊपर उस वक्त पड़ेगा जब आप रिसर्च के लिए पैसे रखेंगे, आप रिसर्च को बेहतर करेंगे, आप बीज अच्छा देंगे किसान को, आप इनपुट सस्ती देंगे। आज कौन लेगा 15,000 रुपए की डीएपी की बोरी 1 एकड़ के अंदर डालेगा? आगे कपास किसने बीजनी है? और कपास में आप हालत देखिए कि मेरे जिले के अंदर सुना गया है कि एक शुगर मिल और लग रही है। आपको क्या जरूरत है? और खुदा के बंदो, आपके मुल्क की जरूरत 60 लाख टन है। आपने पिछले साल 85 लाख टन से ऊपर जो है जो रिकॉर्ड के अंदर है वो चीनी आपने बनाई, फिर आपने बाहर बेची। आप अपनी मुल्की जरूरत के मुताबिक आप ऐसी फसलें जो है उनको प्रमोट करें हुकूमती सतह के ऊपर जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, काफी कंसर्निंग मामलात हैं और हालात हैं। हम दुआ ही कर सकते हैं कि हुकूमती सतह पर आप लोगों की सुनवाई हो सके और ये आपके जितने भी मसाइल हैं किसान के, जो हर साल हर सीजन में ही किसान रो रहा होता है, उनकी सुनवाई हो सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।